हाय टू ऑल, सभी को मेरी ओर से नमस्ते एंड स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डू अ न्यू पोएम दैट इज टाइटल्ड एज डिगिंग, DIGGING, डिगिंग, which is written by C. Miss Heaney. This video is for all the people and all the aspirants of UGC NET। अगर आप UGC NET की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई आप स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट देना चाहते हो, और इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DSSB और सम असिस्टेंट प्रोफेसर के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू एंड इवन फॉर द कॉलेज स्टूडेंट्स हु डोंट स्टडी इन द क्लास और फिर उन्हें वीडियोस ढूंढनी पड़ती हैं कि टू स्टडी द टॉपिक। सो इट इज़ फॉर ऑल ऑफ देम। ऑल्सो इन दिस वीडियो आई विल शेयर द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एज वेल एज फ्रॉम द मेन्स परस्पेक्टिव टू। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द समरी ऑफ द पोएम। सबसे पहले हम पोएम को समझेंगे लाइन बाय लाइन, उसके बाद हम समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द पोएम एंड उसके बाद वी विल डू द थीम्स ऑफ द पोएम प्लस द लिटरेरी डिवाइसेस विच आर यूज्ड इन द पोएम। तो सबसे पहले जो हमारी पोएम का जो टाइटल है दैट इज़ डिगिंग, DIGGING। और डिगिंग का मतलब सबको पता है, खोदना होता है मिट्टी में, जैसे हम गार्डनिंग करते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड एज डिगिंग द सॉइल, खोदना। तो द पोएट ओवर हेयर इज डिस्क्राइबिंग सच अ सिंपल एक्ट ऑफ डिगिंग। खुद भी जैसे हम लोग ऐसे घर पे गार्डनिंग वगैरह करते हैं, पर कभी हमने उस नज़रिए से नहीं देखा डिगिंग को, जिस नज़रिए से जो सी मिस हीनी है, जो हमारे पोएट हैं, ही इज़ सीइंग दिस सिंपल एक्टिविटी और कितने आर्टिस्टिक तरीके से इस चीज़ को वो प्रेजेंट करते हैं। तो थोड़ा सा ना अप्रिशिएट करना द पोएम, अप्रिशिएट द पोएट एंड अप्रिशिएट हाउ ही हैज़ प्रेजेंटेड द पोएम डिगिंग। So the first two lines of the poem are, between my finger and my thumb, the squat pen rests snug as a gun। तो जो पोएट हैं वो बता रहे हैं कि भाई बिटवीन माई फिंगर, मेरे फिंगर और मेरे थम के बीच में है एक पेन, स्नग एज अ गन। जिस प्रकार से इन्होंने भी बिटवीन द थम एंड द फर्स्ट फिंगर के बीच में गन पकड़ी हुई है, उसी प्रकार से मैंने अपने हाथों में पकड़ा हुआ है पेन। मतलब पेन पकड़ने वाली एक्टिविटी को एक गन पकड़ने वाली एक्टिविटी से क्यों सिंबलाइज कर रहे हैं। वो किसी और चीज़ को भी बता सकते थे कि भाई जिस तरीके से मैंने पेन पकड़ा है उसी तरीके से कोई और चीज़ भी पकड़ी हो सकती है, बट वाई ही हैज़ यूज द आइडिया ऑफ गन, बिकॉज गन क्या होता है, इट्स अ वेपन, है ना। सिमिलरली जो पेन है, पेन इज़ ऑल्सो अ वेपन इन द हैंड्स ऑफ द पोएट, कि भाई अब वो कलम उनकी वेपन है और वो उससे लिखेंगे, ही विल राइट। सो देयरफॉर ही हैज़ कंपेयर्ड द पेन विद द गन। Under my window a clear rasping sound, when the spade sinks into the gravelly ground, my father digging, I look down। तो जो पोएट हैं वो बैठे हुए हैं विंडो के पास और वो विंडो से बाहर देखते हैं, उन्हें आवाज़ आती है क्लीन रैस्पिंग साउंड। मतलब जब हम ये जो हमारा स्पेड होता है जिससे हम मिट्टी खोदते हैं, सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ स्पेड। जब स्पेड को हम मिट्टी में डालेंगे तो एक रैस्पिंग साउंड उसे सुनाई दे रही है। माई फादर इज़ डिगिंग, आई लुक डाउन। और वो विंडो से बाहर देखते हैं और उन्हें क्या दिखाई देता है कि जो उनके फादर हैं, ही इज़ डिगिंग इन टू द सॉइल विद द हेल्प ऑफ अ स्पेड। और जो डिगिंग की जो आवाज़ है दैट इज़ अ रेस्पिंग साउंड उनके कानों को सुनाई दे रही है। सो बेसिकली वी हैव सीन हेयर थ्री थिंग्स। पहले हमने देखा पेन देखा, फिर हम देखते हैं इसमें गन का यूज़ हो रहा है, फिर हम उसमें देख रहे हैं कि स्पेड का भी यूज़ हो रहा है। सो ऑल दीज थ्री थिंग्स आर प्रेजेंटिंग द आयरिश लाइफ। आयरलैंड के बारे में बता रहे हैं कि भाई जो आयरलैंड है वो फार्मिंग का भी हब है। वहाँ पर जो पेन है, मतलब पेन क्या सिंबलाइज कर रहा है कि हमारे पास रिच पोएटिक ट्रेडिशन भी है, हम लिखते भी हैं। ऐसा ही नहीं है कि हम सिर्फ फार्मिंग कर रहे हैं, हम पेस्टोरल ही हैं, हम पोएटिक भी हैं, हम वी आर राइटिंग ऑल्सो। एंड ऑल्सो ही यूजेज द गन बिकॉज ही वॉन्ट्स टू शो and represent the history of Ireland of rebellion and yearning for freedom from the British rule. So he is showing that कि आयरलैंड है, he is asking freedom from the British rule। तो इसीलिए उन्होंने इन तीन चीज़ों का इस्तेमाल करा है, that is pen, gun and the spade। and this is very very important because it is representing the Ireland life or the Gaelic। गेलिक का मतलब होता है समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू आयरिश, आयरलैंड से रिलेटेड। उनकी जो लैंग्वेज है दैट इज़ कॉल्ड एज गेलिक। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हरियाणा से हो तो आप हरियाणवी बोले जा रहे हो, कि मतलब अगर आपको कोई हरियाणवी बोल रहा है तो दैट रिप्रेजेंट्स कि आपका कल्चर, लैंग्वेज जो भी है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज हरियाणवी। सिमिलरली गेलिक का मतलब क्या है, जहाँ पर भी आपको गेलिक वर्ड दिखाई दे, सो एसोसिएटेड विद आयरलैंड। Till his training rump among the flower beds bends low,
comes up 20 years away, stooping in rhythm through the potato drills where he was digging. वो बता रहे हैं पोएट कि जब वो विंडो से बाहर देख रहे हैं, now he's telling that till his training rump, जब तक उनकी कमर झुकी हुई है नीचे, among the flower beds, वहाँ पर बेंड हो रखे हैं, he has bent himself among the flower beds, कम्स अप 20 ईयर्स अवे. वो 20 साल पुरानी बात बता रहे हैं कि किस तरीके से 20 साल पहले भी माई फादर वुड स्टूप इन रिदम, मतलब नीचे एक रिदम बना रखी है उन्होंने खोदने की. नीचे ही विल टेक हिज स्पेड, मिट्टी में डालेंगे, साइड में मिट्टी फेंक रहे हैं, पोटैटो ड्रिल्स कर रहे हैं, मतलब पोटैटो लगा रहे हैं. वेयर ही वॉज डिगिंग. पिछले वाले पैराग्राफ में वो प्रेजेंट सिनेरियो दिखा रहे थे और अब वो पास्ट में चले गए हैं और अपनी मेमोरी बता रहे हैं कि 20 साल पहले भी मेरे पापा वॉज डूइंग द सेम एक्टिविटी, दैट इज पोटैटो ड्रिल कर रहे थे एंड ही वॉज डिगिंग. ही शोइंग कि मतलब ही इज़ पेइंग अ ट्रिब्यूट टू हिज फादर और बोल रहे कि माई फादर इज़ सच अ हार्ड वर्किंग पर्सन, कि 20 साल पहले वो जो काम कर रहे थे स्टिल ही इज़ प्रोफेशनली एफिशिएंटली डूइंग द सेम टास्क. The coarse boot nestled on the lug, the shaft against the inside knee was levered firmly. He rooted out the tall tops and buried the bright edge deep to scatter new potatoes that we picked, loving their cool hardness in our hands. So now the poet is talking about that the father is sitting over there in the fields. वहाँ पर वो बैठे हुए हैं, अपना कोर्स बूट, बहुत ही रफ सा उन्होंने एक जूता पहना हुआ है, नेस्ल्ड ऑन द लग, और दबाव प्रेशर बना करके वो बैठे हुए हैं वहाँ पर. द शेफ्ट अगेंस्ट द इनसाइड नी वॉज लिवर्ड फर्मली. तो बोल रहे कि वो वहाँ पर बैठे हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे, ही जो बड़े बड़े जो पौधे हैं उन्हें वो निकाल रहे हैं. तो रूटेड आउट मतलब बाहर खींच रहे हैं उन्हें. एंड बरिड द ब्राइट एज डीप, और गहरे गहरे खड्डे खोद करके. सो ही इज़ स्कैटरिंग न्यू पोटैटोज एट दैट प्लेस. पुराने वाले निकाल रहे हैं, फिर गहरे गड्ढे खोद रहे हैं और वहाँ पर दूसरे पोटैटोज लगाए जा रहे हैं. Loving their cool hardness in our hands, and he is telling us that how he felt by holding those potatoes in his hands. एंड नाउ ही हैज़ टर्न फ्रॉम कि वो सिर्फ अपने पापा की बात नहीं करे, वी पिक्ड, यानी कि वो खुद भी अब वो उसमें हेल्प कर रहे हैं, खुद भी है वहाँ पर. बाय गॉड द ओल्ड मैन कुड हैंडल अ स्पेड जस्ट लाइक हिज ओल्ड मैन. वो बोल रहे कि ठीक है, मतलब बाय गॉड्स ग्रेस लाइक ही इज़ हैंडलिंग, दिस ओल्ड मैन इज़ हैंडलिंग अ स्पेड, उन्हें आता है डिगिंग करना. जस्ट लाइक हिज ओल्ड मैन, जैसे कि उनके पापा को भी डिगिंग एक्टिविटी आती थी. सो इज़ टॉकिंग अबाउट द ग्रैंड फादर एंड द फादर एज वेल, कि जैसे उनके ग्रैंडफादर को डिगिंग आती थी, तो सेम इज़ द वे कि उनके पापा ने भी डिगिंग सीखी एंड ही इज़ ऑल्सो एफिशिएंटली डूइंग द सेम टास्क. माई ग्रैंड फादर कट मोर टर्फ इन अ डे देन एनी अदर मैन ऑन अ टॉनर्स बोग. वो बड़े गर्व से बता रहे हैं पोएट कि जो मेरे दादा थे भाई, वो इतना ज़्यादा टर्फ इन अ डे काट देते थे, मतलब दैट इज़ द ग्रास, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा काट लेते थे एक ही दिन में. देन एनी अदर मैन ऑन अ टॉनर्स बॉग. टॉनर्स बॉग बेसिकली द एरिया है उनका वहाँ पर जो रह रहे हैं वहाँ पर. सो इट इज़ द पीट बॉग और द वेटलैंड एरिया विद डीकम्पोज्ड वेजिटेशन. तो बता रहे कि उस एरिया में मेरे दादा बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे. और मुझे याद है, नाउ ही इज़ अगेन ब्रिंगिंग अप द मेमोरी थिंग, दैट वंस आई कैरीड हिम मिल्क इन अ बॉटल. और एक दिन मैं उनके लिए दूध लेकर गया बॉटल में, कॉक्ड स्लोपली विद पेपर. और जब बॉटल में ऊपर कॉर्क लगाया जाता है तो वो नहीं था उसके पास, तो ही हैज़ यूज्ड पेपर टू क्लोज दैट बॉटल ताकि वो दूध ना गिरे. तो इतनी रेकलेसली वो बता रहा कि मैं लेकर गया था अपने दादा के लिए दूध, एंड ही स्ट्रेटन्ड अप टू ड्रिंक इट. वहाँ पर मेरे दादा लगे हुए थे काम करने के लिए. फिर मैंने उन्हें दूध की बॉटल दी, उन्होंने देखा, फिर वो खड़े होते हैं और वो दूध पीते हैं. एंड देन फेल टू राइट अवे. और जैसे ही उन्होंने दूध पिया फटाफट वो वापस से काम में लग गए. तो कितने मेहनती थे उनके ग्रैंडफादर, दैट ही वॉज नॉट वेस्टिंग एनी टाइम. निकिंग एंड स्लाइसिंग नीटली. सो दीज आर द टर्म्स, कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स पोएट ने यूज़ किए हैं फॉर द डिगिंग एक्टिविटी. दैट निकिंग एंड स्लाइसिंग नीटली, मतलब निकिंग एंड स्लाइसिंग नीटली कि वो धीरे धीरे स्मॉल कट्स लगा रहे हैं और फिर धीरे धीरे उस चीज़ को काट रहे हैं. हीविंग सॉर्ट्स ओवर हिज शोल्डर. और जो बाकी जो बची हुई मिट्टी थी, जैसे वो खोद रहे हैं तो जो वेस्ट जो निकल रहा है तो वो अपने कंधे से ऐसे पीछे फेंक रहे हैं उसे. तो ही वॉज सो पावरफुल, हिज ग्रैंड फादर वॉज सो पावरफुल, गोइंग डाउन एंड डाउन फॉर द गुड टर्फ डिगिंग. और बहुत ही गहरा गड्ढा खोदते जा रहे हैं. सो ही इज डिगिंग एंड डिगिंग एंड डिगिंग. The cold smell of potato mold, the squelch and slap of the soggy peat, the curt cuts of an edge.
Through living roots awaken in my head, but I have no space to follow men like them. So पोएट आगे बोल रहे हैं, वो रिमेंबर कर रहे हैं, ही इज़ इन टू दैट मेमोरी ऑफ दैट पोटैटो एंड जो भी वो सीन क्रिएट होता था उस टाइम पे. सो इज़ telling us कि the cold smell of the potato mold, he can smell those potatoes, the squelch and slap of the soggy पीट, और जो उसमें जब वो डिगिंग एक्टिविटी कर रहे हैं तो जो उस गीली मिट्टी में से जो आवाज़ें आ रही हैं, द कर्ट एंड द कट्स ऑफ एन एज, और जहाँ पर वो कट्स लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं मिट्टी, तो ही कैन रिमेंबर ऑल ऑफ दैट. और फिर क्या हो रहा है कि उन्हें वो सब याद आ रही हैं चीज़ें. थ्रू लिविंग रूट्स अवेकन इन माई हेड बट आई हैव नो स्पेड टू फॉलो द मैन लाइक दैम. और बोल रहे हैं कि भाई मेरे पास तो स्पेड नहीं है टू फॉलो मैन लाइक दैम. एंड ही सेइंग कि भाई जैसे मेरे ग्रैंडफादर कर रहे थे सेम एक्टिविटी एंड माई फादर लर्न फ्रॉम माई ग्रैंडफादर, बट आई एम अनफॉर्चुनेट एंड आई एम सॉरी टू से दैट आई डोंट हैव द स्पेड. मेरे पास नहीं है और मैं सेम एक्टिविटी नहीं करने वाला हूँ. Between my finger and my thumb, the squat pen rest and I will dig with it. And these are very very important lines. बोलते हैं कि मेरी फिंगर और मेरे थंब के बीच में है पेन, मैंने पकड़ा हुआ है अपने हाथ में पेन, एंड आई विल डिग विद इट एंड दिस इज़ माई वेपन. सो दिस पेन इज़ माई गन एंड दिस इज़ माई वेपन एंड दिस इज़ माई स्पेड. तो पेन गन है, गन स्पेड है, और वो उसी का इस्तेमाल करने वाले हैं. एंड ही इज़ नॉट गोइंग टू फॉलो द जनरेशनल एक्टिविटी जो उनके पापा ने और ग्रैंडफादर ने की थी. सो दिस इज़ सच अ स्वीट एंड अ सिंपल पोएम. आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी. नाउ आई विल जस्ट टेल यू द इम्पॉर्टेंट लाइन्स. जैसे कि यूजीसी नेट है, सो डिफ़िकल्टी पैटर्न बहुत बढ़ता जा रहा है एंड दे आस्क यू सर्टेन लाइन्स फ्रॉम द पोएम. सो सिमिलरली यहाँ पर जो लाइन्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये वाली पोएम की लाइन्स आपने याद करनी है. दैट बिटवीन माई फिंगर एंड माई थम द स्क्वैट पेन रेस्ट एंड आई विल डिग विद इट. सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स फ्रॉम द पोएम डिगिंग, क्योंकि वो बोल रहा है कि मुझे डिगिंग नहीं करनी है, मुझे स्पेड नहीं पकड़ना है, रादर मैं पेन पकड़ने वाला हूँ. सिमिलरली जो हमारी स्टार्टिंग लाइन्स थी वो भी सेम लाइन्स थी. दैट बिटवीन माई फिंगर एंड माई थम द स्क्वैट पेन रेस्ट स्नग एज अ गन. अगर आपको मेयर आइडिया भी याद होगा ना डिगिंग पोएम का, तो आप कर लोगे अटेम्प्ट एंड यू विल ऑल्सो बी एबल टू आइडेंटिफाई द लाइन्स. तो हमने बस एक बेसिक प्लॉट याद रखना है, ठीक है. अब हम देखेंगे कुछ फैक्ट्स अबाउट द पोएम. सो जो डिगिंग पोएम है, इट इज़ रिटन बाय सीमिस हीनी, जो कि कौन है, हमारे आयरिश पोएट हैं. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट कौन है, वो हमारे आयरिश पोएट हैं. उन्होंने लिखी है हमारी पोएम डिगिंग. And this poem has been taken from a poetry collection which is titled as Death of a Naturalist. जो poetry collection है ना, जहाँ से ली है उन्होंने, उस poetry collection का नाम है Death of a Naturalist, और ये publish करी गई थी 1966 में. This is again very important. वो पूछ सकते हैं कि भाई digging poem किन्होंने लिखी है, तो हमने बोला सीमिस हिनी ने लिखी है. फिर वो पूछेंगे अच्छा सीमिस हिनी ने लिखी है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं. भाई हम बता देंगे वो तो आयरलैंड से हैं, आयरिश हैं या फिर गेलिक हैं. और फिर वो पूछेंगे कि भाई कौन सी पोएट्री कलेक्शन से ली है, तो हम फटाफट से क्या जवाब दे देंगे कि भाई वो द डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट से ली गई है. फिर यहाँ पर है जो समरी ऑफ द पोएम है. समरी ऑफ द पोएम इज़, हमने देख लिया कि वो अपने फादर के बारे में बताते हैं, फिर वो अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताते हैं, फिर वो पोटैटो डिगिंग एक्टिविटी एक्सप्लेन कर रहे हैं, और फिर वो अपने पेन को गन से कंपेयर करते हैं और बोलते हैं कि भाई मैं हाथ में अपने स्पेड नहीं पकड़ूंगा, रादर आई विल होल्ड अ पेन टू राइट द आर्टिस्टिक values of Irish. So what is the central message of the poem is that honoring one's heritage while forging a unique path. The final lines as he chooses the pen over the spade. वो पेन का चयन कर रहे हैं over the spade, which symbolizes a courageous embrace of his own identity while still honoring his roots. मतलब वो disrespect नहीं कर रहा है अपने father और अपने grandfather की, बल्कि वो उन्हें भी अप्रिशिएट कर रहा है. बस वो बता रहा है कि भाई आई चूज़ अ डिफरेंट पाथ. तो बस वो अपनी आइडेंटिटी एम्ब्रेस कर रहा है. एंड दिस इज़ द सेंट्रल मैसेज ऑफ द पोएम. एंड वी शुड ऑल्सो चूज़ आवर ओन पाथ इन लाइफ इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग कि जो सभी चूज़ कर रहे हैं हम वही चूज़ कर रहे हैं. तो वो नहीं करना है, खुद के बारे में जानना है, खुद को समझना है हमारे लिए क्या अच्छा है, क्योंकि ईच इंडिविजुअल अलग अलग होता है, सब एक जैसे नहीं होते हैं. तो आपको जो ठीक लगता है ना, आउट ऑफ योर बाय नोइंग योर सेल्फ यू विल रियलाइज कि अच्छा मुझे ये करना है तो वो करना है, ठीक है. एंड यू विल बी हैप्पी ऑल्सो. पोएटिक फॉर्म अगर इसकी हम बात करते हैं, सो दिस इज़ रिटन इन फ्री वर्स. फ्री वर्स का मतलब हमने देखा है कि कोई भी उसमें मीटर का प्रयोग नहीं है, ना उसमें राइम है ना रिदम है, और उन्होंने ऐसे ही फ्रीली थॉट्स अपने फ्लो करते हुए लिखी है पोएम.
इट रिफ्लेक्ट्स द नेचुरल फ्लो ऑफ मेमोरी एंड थॉट, जैसे जैसे उन्हें वो एक्टिविटी याद आ रही है वो हमें पोएम में बताते जा रहे हैं. मोर ओवर वी सी ऑटोबायोग्राफिकल टेंडेंसीज इन द पोएम. जो सीएमएस हीनी है वो खुद आयरलैंड से बिलोंग करते हैं और उनके पापा भी सेम एक्टिविटी कर रहे थे. सो ही इज़ डिस्क्राइबिंग द सेम थिंग एंड वो बताते हैं कि मैं किस प्रकार से एक पोएट बनना चाहता हूँ. सो इट इज़ ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर. The opening couplet, it begins with the direct comparison between the poet's pen as well as the gun, and the pen rests between the poet's finger and thumb as if it were a gun. So we have seen that how the poet has compared the pen with a gun. Then we see that extended metaphor has been used with the very title of the poem, that is digging. अब वहाँ पर digging का मतलब सिर्फ वो नहीं है जो वो बता रहे कि भाई हाँ ठीक है मैं वो पोटैटोज लगा रहे हैं खोद रहे हैं, so that is digging. Rather, he is making an attempt to establish that the art of writing is no different from the activity digging, and he is reclaiming that कि writing भी equally important है just like the activity of digging. है ना, हम digging कर रहे हैं so we are sowing the potatoes जो कि हमें जीवन देता है. अगर खाना ही नहीं होगा we will not be able to live. Similarly he is saying कि भाई हमें writing भी उतनी ही ज़रूरी है. Art is also important because it opens the mind of a person and which is equally important to make good choices in life. So he is saying that both the things are integral for a human. And this poem was written in the 20th century 1966 में, यानी कि हम उसको पोस्ट मॉडर्न एज भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज दैट दिस पोएम मूव्स फ्रॉम द प्रेजेंट. हमने पहले प्रेजेंट सिनेरियो देखा, वो विंडो से बाहर देख रहे हैं, बता रहे हैं माई फादर इज डूइंग दिस एक्टिविटी. फिर वो मेमोरी में चले जाते हैं, पास्ट में बता देते हैं 20 साल पहले भी माई फादर वॉज डूइंग दिस. और फिर वो अपने फादर को बताते हैं और फिर अपने ग्रैंड फादर पे शिफ्ट हो जाते हैं, बताते हैं मेरे ग्रैंड फादर ये एक्टिविटी कर रहे थे और अपने ग्रैंड फादर की बहुत तारीफ करते हैं दैट ही वॉज सो हार्ड वर्किंग और वो बहुत ही फास्ट थे एट हिज वर्क. एंड देन एट द एंड ऑफ द पोएम वी सी द रियलाइजेशन ऑफ द पोएट. वो बोलते हैं कि भाई मुझे हाथ में स्पेड नहीं पकड़नी बल्कि मुझे अपने हाथ में पेन पकड़ना है, कलम पकड़नी है. नाउ वी सी द थीम्स ऑफ द पोएम दैट इज आइडेंटिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी. कि किस तरीके से जो पोएट है वो बोलते हैं कि भाई आई वॉन्ट टू होल्ड अ पेन. सो ही हाईलाइट्स आइडेंटिटी एज वेल एज सेल्फ डिस्कवरी और आयरिश हेरिटेज की शान भी बढ़ाते हैं. वो डिगिंग एक्टिविटी को इन्फीरियर नहीं बता रहे बल्कि वो इक्वली गुड बता रहे हैं टू द आर्ट ऑफ राइटिंग. नेचुरल और पेस्टोरल टेंडेंसीज हमने पोएम में देखी है कि जो फील्ड का जो सीन है वो डिस्क्राइब करा गया है. सो दैट इज द नेचर एंड द पेस्टोरल थिंग्स. थर्ड इज द रिलेशनशिप एज वेल एज द फैमिली, द वे ही टॉक्स अबाउट हिज फादर एज वेल एज हिज ग्रैंड फादर. फोर्थ पॉइंट में वी विल राइट अबाउट द ट्रेडिशन कि जो उनका ट्रेडिशन था उसको दिखाया गया है. वर्किंग ऑन द लैंड इवोक्स अ सेंस ऑफ प्राइड एंड ट्रेडिशन कि वो अपने पुराने जो उसका ट्रेडिशन है जो उनके फैमिली करते आ रही थी वो उसमें गर्व महसूस करते हैं, ना कि बजाय उसका मजाक उड़ाने के. ही हैज़ अ रिस्पेक्ट फॉर द एंसेस्ट्रल लेबर, उसकी भी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, अपने पूर्वजों की वो इज्जत करते हैं. एंड द लास्ट पॉइंट इज़ अबाउट द प्राइड कि जो सीएमएस हैं वो प्राइड ले रहे हैं इन दिस डाउन टू अर्थ एक्टिविटी. अगर हमारे पास अगर कोई ऐसा किसान आ जाए तो हम तो भाई इतनी मतलब वी डोंट अप्रिशिएट द पर्सन और हम तो बस वैसे बोलेंगे कि अच्छा ये खेत में पोटैटो लगाता है, बस इतनी से बात करके भी छोड़ देते हैं. पर वो कितने अच्छे से वो उस सिंपल एक्टिविटी को इतने अच्छे से बता रहे हैं. सो अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर सीएमएस हीनी फॉर ग्लोरीफाइंग सच अ mere simple activity. So this is all about the poem and I hope that the poem is clear. कुछ questions है, कुछ doubts हैं, and if you want any kind of changes in the video or something you want to give some positive criticism, so comment section is open for you all. And just stay fit, exercise करते रहो and take care of yourself and take care of all the people around you and just be nice. Goodbye to all and I'll see you in the next video.